आज उड़ना चाहता है मेरा मन। आज उड़ना चाहता है मेरा मन। ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है मेरा मन। एक के बाद एक मुराद बढ़ रही है। एक के बाद एक मुराद बढ़ रही है। हर मुराद पूरी होने पर एक मुराद और मांगता है मेरा मन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शख्सियत में कराते हैं हम आपकी खास मुलाकात। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं आज बहुत ही खास मेहमान संस्कृत साहित्यकार रत्ना पांडे जी। रत्ना पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नंदिनी मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमें समय देने के लिए। देखिए, बहुत सारी बातें, एक साहित्यकार जो होता है वो बहुत ब्लेस्ड होता है माना जाता है, क्योंकि वो अपने मन की बातें कहने में सक्षम होता है। समाज की जो ज़रूरत महसूस करता है, जिससे समाज को परिचय कराने की ज़रूरत होती है, उसको कहने का एक ज़रिया बन जाता है। और ईश्वर ने उसे ये इस कला में विधान ये पारंगत किया होता है, वो कह सकता है अपने तरीके के। और कहते कलम की ताकत होती है एक साहित्यकार के पास। आपसे जानना चाहूँगी, शुरुआत कैसे हुई इस विधा में आपकी? बचपन से ही हमारे परिवार में बड़ा साहित्यिक परिवेश रहा है जी। मेरी माता जी भी साहित्य में ही, उन्होंने संस्कृत साहित्य में एमए किया। हिंदी विषय में भी उनका स्नातक और परास्नातक रहा। जी जी। इसके बाद उनका ही संस्कार मेरे भी जीवन में पड़ा। और हमारी नानी भी क्योंकि जूनियर की प्रिंसिपल थी, तो एक शिक्षा का माहौल हमारे घर में बना रहा और वही संस्कार मेरे अंदर था। और उसी में मेरी अपने आप ही से स्वतः रुचि संस्कृत के प्रति धीरे धीरे पनपती रही। और आज उस विषय में मैं अपने को बिल्कुल आत्मसात उस विषय को कर चुकी हूँ। और ईश्वर की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है कि साहित्य में रुचि मेरी बन गई है। तो कह सकते हैं कि माँ का तोहफा है जो आज तक आपके साथ है। बिल्कुल। देखिए, संस्कृत विषय को आपने चुना, आप जबकि हिंदी में भी पारंगत हैं, अंग्रेजी में भी पारंगत है, मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ ये। और लेकिन विषय आपने संस्कृत चुना, और वजह ये है क्योंकि आपका जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसमें कहीं ना कहीं आपने बचपन से देखा और आसान भी लगा। क्या आपको क्या प्रेम, किस तरीके का प्रेम था संस्कृत के प्रति? क्योंकि जो युवा होता है वो अंग्रेजी की तरफ भागता है या इसे आउटडेटेड समझता है, लेकिन आपका रुझान संस्कृत की ओर, ऐसा कैसे? क्योंकि ये एक तो मुझे परिवार से प्राप्त हुआ, और फिर मैं जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई तो अपनी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, ये मुझे संस्कृत विषय की ओर इस रुचि ने आकृष्ट किया। और मुझे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत विषय में कुछ करना था। और इसमें मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती भी रहती हूँ। विषय में साहित्य में लेखन और संभाषण शिविर, इस टाइप से मैं प्रयासरत रहती हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो संस्कृत विषय से परिचित रहे, संस्कृत के प्रति रुचि रहे और अपनी भारतीय संस्कृति को समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने बहुत अच्छे स्तंभ के रूप में साबित करें। जी, और निश्चित तौर पर ऐसा होगा भी, क्योंकि आपके प्रयास जो हैं वो बहुत ही सार्थक हैं, सराहनीय है। डॉक्टर रत्ना जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रही हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप कवित्री भी हैं, लिखती हैं, और तमाम किताबें भी आपकी आ चुकी हैं। इनके विषय क्या हैं, किस भाषा में आपने इनको रचा? अधिकांशतः तो मैंने संस्कृत में ही लिखी हुई हैं। एक हमारा सबसे पहली जो मेरी पुस्तक रही है वो गीता शतकम रही है जी। जो मेरे गुरुजी रहे हैं डॉक्टर शिवालय द्विवेदी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी। और बचपन से क्योंकि गीता के प्रति रुचि रही और हमारे घर में इसका हमेशा पाठ होता था, तो और उसके जब श्लोक धीरे धीरे हम बड़े हुए, उनका अर्थ बहुत समझने लगे, भावुकता के साथ उसको समझा, तो मैंने देखा कि हम लोग वास्तव में एक अर्जुन के पात्र के रूप में ही हैं, हम सभी। और जितने भी गीता में श्लोक हैं वो सारे हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। और इसके साथ जैसे अब हम देख रहे हैं गीता में कहा गया है, क्लैव्यम माँ स्मगमा पार्थ नैतत्युपद्यते त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा। जी जी। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने दुख को छोड़कर और बिल्कुल बहादुर होकर अपनी नपुंसकता का त्याग करके उठें, जागें
और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। जी, बहुत ही सुंदर ये श्लोक और अर्थ भी आपने बताया, इसको हमने समझा, इसके महत्व को समझा। और जो अब आप बोल रही थी तो निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी अब संस्कृत की तरफ मोह इनका होना भी लाजमी है, क्योंकि मैं बहुत मोहित हो रही थी जब आप इसको पढ़ रही थी। तो धन्यवाद नंदिनी जी। जी, और देखिए आपने तमाम, जिस तरीके से आप लगातार लिखती आ रही हैं, कई किताबों के बारे में आप बता रही हैं, ये आपकी पहली रचना थी। तो इसके बाद फिर आगे ये यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ी? इसके बाद मैंने जब MA संस्कृत में किया, इसके बाद PhD ज्वाइन की। PhD करते समय मैंने संस्कृत विषय में फिर पुस्तक, जो मेरा शो शीर्षक था, ये कविवर क्षेमेश्वर रचित चंड कौशिक नाटक का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन। इस शीर्षक में राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी, उनके पूरे जीवन पर। और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं जो एक समाज को संदेश दे रही थी कि कैसे आप राजा होकर भी सत्य के प्रति निष्ठ होकर सब कुछ त्याग करके अपने संकल्प को पूरा करते हैं। और उसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक संदेश देते हुए उस पर काम किया जी। और मुझे बहुत रुचिकर विषय लगा, तो ये हमारा PhD का विषय था जी। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर पहले ही बहुत लोग परिचित हो चुके हैं, लेकिन उस पर आज आपने काम किया, एक संदेश देने की कोशिश की आपने। इसमें क्या था ये संदेश, कैसे उसे आपने आज से जुड़ा? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की कथा हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, और आज जो लोग विस्मृत कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि इस हमारे शोध विषय से समाज को फिर से एक बार नए रूप से कुछ जानने का अवसर मिले, और मैंने उसी के लिए इस पुस्तक की रचना की। जी, देखिए लगातार आपने काम किया, विषय बहुत सुंदर है आपके, और हिंदी आपके मुख से इतनी प्यारी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन कहते हैं कि जब एक बेटी का विवाह हो जाता है तो वो नए परिवार में आ जाती है, नई दुनिया होती है, और एक घर में भी माना जाता है कि दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये जब नया परिवार मिलता है, यहाँ कैसे सामंजस्य बैठा, यहाँ कितना आपको सहयोग मिला, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ नंदिनी जी, क्योंकि ये आपका प्रश्न जो है ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए यहाँ पर बताना, क्योंकि मेरा विवाह 17 वर्ष की आयु में हो गया था। इतनी कम उम्र में आपका विवाह हो गया था? हाँ, इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई जिसके बारे में आप बता रही थी, वो सब विवाह के बाद की थी? हाँ, सारी पढ़ाई हमारी जितनी भी हुई है। हाँ, मैंने BA प्रीवियस में एडमिशन लिया था। हाँ, AND कॉलेज से मेरा अध्ययन रहा। और जब मेरे विवाह की बात हुई तो उस समय हमारे पिताजी की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक प्रस्ताव आया था तो माता पिताजी ने कहा कि भाई हम विवाह एक ही शर्त पर कर सकते हैं कि भाई हमारी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। हाँ। तो यदि आप उसको आगे पढ़ाएंगे तो मैं अवश्य इसके लिए रजामंदी दे दूंगा जी। तो इस बात पर मैं सौभाग्यशाली रही, और हमारे परिवार में हमारे सास ससुर ने इस बात को माना और कहा बिल्कुल जहाँ तक आपकी बेटी पढ़ेगी वहाँ तक हमारी अनुमति है जी। और उनका आशीर्वाद और अनुमति और सहयोग लेकर मैं अपने शोध कार्य को मैंने पूरा किया और फिर शिक्षिका पद पर आरूढ़ हुई। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और जिस तरीके से आपका परिवार आपको सहयोग कर रहा है, निश्चित तौर पर मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये सारी जो आपकी उपलब्धियां हैं ये आपने विवाह के उपरांत की हुई हैं, या मुझे लगा कि आप शायद आप दिमाग के घर से ये सब चीज़ें उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आगे की जर्नी कैसी रही होगी ये मैं जानना चाह रही थी, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ससुराल में किसका सहयोग सबसे ज़्यादा मिलता है? मुझे मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अपने पिताजी को जी, मेरे ससुर, मेरी माताजी, सास और मेरे पतिदेव का पूरा सहयोग रहा है मुझे आगे बढ़ाने में, और उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है। और उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है जब मुझे कोई भी उपलब्धि मिलती है तो मैं उन्हीं को समर्पित कर देती हूँ कि ये सारी उपलब्धियाँ आपको ही हैं। रत्ना पांडे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बातें अभी बहुत सारी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।
आज उड़ना चाहता है मेरा मन, आज उड़ना चाहता है मेरा मन, ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है मेरा मन। एक के बाद एक मुराद बढ़ रही है, एक के बाद एक मुराद बढ़ रही है, हर मुराद पूरी होने पर एक मुराद और मांगता है मेरा मन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शख्सियत में आज हैं बहुत ही खास मेहमान रत्ना जी। रत्ना जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि किस तरीके से आप साहित्य का सृजन आप करती रही, बहुत सुंदर सुंदर विषय, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप एक महिला हैं, क्या लगता है इस वक्त की अगर मौजूदा साहित्य की बात की जाए तो महिलाओं के लिए किस तरीके का साहित्य मौजूद है, या महिलाओं के उत्थान के लिए क्या लगता है, क्या भूमिका हो सकती है साहित्य की? महिलाओं के लिए साहित्य की बहुत महती भूमिका है जी। और हमारे साहित्य ने ही महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है। जब भी आप देखिए, अभी भी इस समय सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्तियों का सम्मान हो रहा है। नवरात्रि से हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो योजना चलाई गई है, हाँ। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये सारी चीज़ें साहित्य से जुड़ी हुई हैं। साहित्य ही जागरूक करता है। हमारी महादेवी वर्मा जी ने कितनी कविताएं लिखी हैं, और ये जो साहित्य है ये प्रेरणा देता है कि महिलाएं कितने संघर्ष से उठकर आगे बढ़ती हैं जी। और वो संघर्ष एक सोच को डेवलप करता है कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल। जी जी। हाँ। तो आप मानती हैं, आपको क्या लगता है अगर आपको आगे कुछ करना चाहेंगी इस विधा के माध्यम से महिलाओं के लिए? बिल्कुल, और मैं पूरे प्रयास में हूँ कि मैं कुछ और बेहतर एक अच्छे साहित्य की रचना मेरी तरफ से महिलाओं के लिए हो, क्योंकि वो हम सभी के लिए होगा आगे बढ़ने के लिए। जी देखिए, लगातार ज़रूरी है कि लगातार आप काम करते रहें, प्रयत्नशील रहें। आपने जिस तरीके से ऑल इंडिया लीडरशिप में हिस्सा लिया था, हाँ। तमाम गतिविधियां मैंने आपके बारे में मुझे पता है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या आपकी इसमें भूमिका थी? ये एक आसनसोल में हम लोग एक यूथ उसी संगठन से जुड़े थे जी। तो हमारा कार्यक्रम हुआ था आसनसोल में। हाँ जी। तो उसमें हमने अपने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें बढ़ चढ़कर हमारी पूरी टीम ने हिस्सा लिया और हम वहाँ पर कई सारी उसमें प्रतियोगिताओं में जी। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भी हुए। अरे वाह। और इससे एक साहस होता है आपको अपने को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक नया संदेश देने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। तो कुछ ना कुछ संगठनों से मैं जुड़ी रहती हूँ, कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, कुछ अपने जो भी हमारे पास उपलब्धियां हैं, जो ज्ञान है, वो प्रेषित करती रहती हूँ। जी, मैं चाहूँगी ये सिलसिला जो है निरंतर चलता रहे। रत्ना पांडे जी, आपने प्रियदर्शनी महिला अध्ययन स्नातक स्तरीय कोर्स किया हुआ है जो कि 1 वर्षीय है, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। ये ग्रेजुएशन में हम लोग का एक एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट होता था। जिन बच्चों की इच्छा होती थी, जिन स्टूडेंट्स की, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे जी। क्योंकि मुझे महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती थी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। हम कई बार जैसे पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं और दलित बस्तियों में जाके भी जहां महिलाएं कमज़ोर हैं वहाँ पे भी हम देखते थे, उनका पूरा सहयोग करते थे जी। तो उन सब के लिए कुछ करने के लिए जब ये कोर्स आया तो उसमें हम लोगों ने एडमिशन लिया कि कुछ और वास्तव में गहराई में इनके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है जी। तो ये इस सोच के साथ मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया और निरंतर इसमें मैं रत रहती हूँ और कुछ ना कुछ महिलाओं की प्रगति के लिए कार्य करती हूँ। जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहे, आप लगातार इस तरह से काम करती रहें, आप भी आगे बढ़ें और महिलाओं को भी, हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। कुछ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय इजाज़त नहीं दे रहा, हालांकि बातें अभी बहुत सारी है मुझे आपसे करने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी, महिलाओं से खास तौर पर, किस तरीके से उन्हें भी अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, आगे प्रयास करने की ज़रूरत है, क्या सलाह देंगी? मैं ज़रूर कुछ नंदिनी जी जैसा आपने कहा है मैं ज़रूर कहूँगी महिलाओं के लिए भी। और ये एक गीता का ही श्लोक है, उद्धरेदात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मेयो ह्यात्मनो बंधुर आत्मेयो रिपुरात्मना। अर्थात अपना उद्धार हमें स्वयं करना है
महिलाओं के लिए विशेष ये कहना चाहती हूँ कि ये गीता का श्लोक है और इसमें ये कहा है भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप अपनी आत्मा का उद्धार खुद कर सकते हैं। वो वही स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी। इसलिए हमें अपने को कभी कमज़ोर नहीं आंकना है और जितना हो सके बहादुरी से और इस श्लोक को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना पांडे जी। तो ये थी बहुत ही जानी मानी साहित्यकार, संस्कृत में ये लिखती हैं और इनसे बात की हमने, बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत सुंदर इनकी वाणी और जिसमें हमने इनसे वार्तालाप किया, बहुत खास अनुभव था। इसी के साथ ही आज की शख्सियत में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक खास मेहमान के साथ हो जाएंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।